अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर अवैस अनवर है और बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है वो एमसीक्यूज़ के हवाले से परेशान थे क्योंकि सिंध बोर्ड के अंदर जो पेपर पैटर्न डिसाइड हुआ है वो ये है कि 50% एमसीक्यूज़ होंगे। तो एमसीक्यूज़ की प्रिपरेशन के हवाले से ये एक सीरीज़ है जिसके अंदर बहुत सारे एमसीक्यूज़ हम डिस्कस करेंगे, बुक के एमसीक्यूज़ भी डिस्कस करेंगे और ये पिछले 10 ईयर्स के एमसीक्यूज़ हैं जो कि हर पेपर के अंदर आते रहे हैं। पहले इन्हें जो है वो वन बाय वन डिस्कस कर लेते हैं। फ़िलहाल मेरे पास जो है वो सिंध बोर्ड के पेपर्स थे तो मैंने उनसे बनाया है, बट अदर बोर्ड जो हैं उनके भी क्वेश्चंस जो हैं उनके भी पास पेपर्स जो हैं उनसे एमसीक्यूज़ का डिस्कशन मैं करवाऊँगा। तो ये हमारे पास 2019 का पेपर है ज़ूलॉजी का, सिंध बोर्ड का। इसके क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारे पास कि चूज़ द करेक्ट आंसर फॉर अच्छा सॉरी ये क्वेश्चन नहीं है, ये क्वेश्चन है कि दिस इज़ द कैविटी ऑफ गैस्ट्रोला। अच्छा, अब ये गैस्ट्रोला क्या होता है? तो हमारे पास जो एनिमल की लाइफ है वो स्टार्ट होती है दो गैमेट से, एक स्पर्म होता है और एक ओवम होता है। जब ये दोनों मिलते हैं तो जाइगोट बनता है। जाइगोट सिंगल सेल होता है, जाइगोट डिवाइड होता है। एक से दो सेल बनते हैं, दो से चार, चार से आठ। ये सारे सेल्स कहलाते हैं ब्लास्टोमेयर्स। ठीक है, ये मल्टीपल ब्लास्टोमेयर्स बनते हैं। अच्छा, इनसे मिलकर एक बॉल लाइक स्टेज बनता है जिसे हम मोरुला कहते हैं। उसके बाद 2 लेयर्स वाला स्टेज होता है जिसे ब्लास्टोला कहते हैं और उसके बाद 3 लेयर वाला स्टेज होता है जिसे हम गैस्ट्रोला कहते हैं। ठीक है, तो ये सीक्वेंस चलता है। ब्लास्टोला वो स्टेज है कि जिसमें 2 लेयर्स हमें नज़र आती हैं। एक को हम कहते हैं एपीब्लास्ट, एक को हम कहते हैं हाइपोब्लास्ट, और इन दोनों लेयर्स के दरमियान में एक अदद कैविटी होती है। अगर ये एक लेयर है, ये दूसरी लेयर है, तो बीच में एक स्पेस होती है जिसे हम ब्लास्टोसिस्ट कहते हैं, ब्लास्टोसील कहते हैं, ब्लास्टोसील। गैस्ट्रोला वाला जो स्टेज है इसमें 3 लेयर्स बनती हैं। एक को हम एक्टोडर्म का नाम देते हैं, एक को एंडोडर्म का और एक मीजोडर्म का नाम देते हैं। और इस लेवल के ऊपर जो कैविटी बनती है उस कैविटी का नाम होता है आर्केंट्रॉन। ठीक है, ये आर्केंट्रॉन कौन सी कैविटी है? ये वो कैविटी है जिसे हम प्रिमिटिव गट का नाम देते हैं, यानी इससे आगे जाकर जो है वो डाइजेस्टिव सिस्टम बनना होता है। तो ये कैविटी जो है ये एट द लेवल ऑफ गैस्ट्रोला आती है, क्योंकि जब 3 लेयर्स बनती हैं तो वो 3 लेयर्स जो हैं उसके अंदर फिर फोल्डिंग हमें नज़र आती है, तो उस फोल्डिंग की वजह से ये बनती है। मैं दिखाता हूँ ये किस तरह की होती है। हाँ भाई, तो ये हमारे पास ब्लास्टोला वाला लेवल है जो कि 2 लेयर्स वाला लेवल है। इसके अंदर ये अपर लेयर जो है आपको नज़र आ रही है ये एक्टोडर्म है। ठीक है, उसके बाद नीचे वाली लेयर जो है ये एंडोडर्म है और बीच में जो स्पेस नज़र आ रही है दिस इज़ नोन एज ब्लास्टोसील। ये 3 लेयर्स वाला स्टेज है। इसके अंदर आपको एक आउटर लेयर नज़र आ रही है एक्टोडर्म, उसके बाद एक मिडिल लेयर है जिसे आप मीजोडर्म का नाम देते हैं, वो इसमें नज़र नहीं आ रही, और एक इनर लेयर होती है एंडोडर्म। और ये हमारे पास एक कैविटी बनी है जिसको हमने कहा है आर्केंट्रॉन। ठीक है, ये कैविटी है। ये क्यों बनी है? क्योंकि फोल्डिंग हुई है। पहले ये लेयर जो है वो स्ट्रेट थी, उसके बाद इस तरह से ये फोल्ड हो गई हैं। ठीक है, तो ये एंडोडर्म अंदर की तरफ आ गई है और एक्टोडर्म बाहर की तरफ है, और ये एंडोडर्म लाइन करती है इस कैविटी को जिसको आर्केंट्रॉन कहते हैं। और इसकी जो ओपनिंग है उसे ब्लास्टोपोर कहते हैं, जिससे आगे जाकर या तो माउथ बनता है एनिमल का या एनस बनता है। अच्छा, बाकी क्या है? गैस्ट्रोसील जो है ये कोई कैविटी नहीं है। ब्लास्टोसील वो कैविटी है जो मैंने बताया ब्लास्टोला वाले स्टेज में होती है। ये जो स्पेस है आपको नज़र आ रही है ये ब्लास्टोसील है। और जो सीलोम है, सीलोम वो कैविटी होती है जो कि मीजोडर्म की स्प्लिटिंग से बनती है। ये जो 2 लेयर्स हैं एक्टोडर्म और एंडोडर्म, इनके दरमियान में यहाँ पर आती है एक लेयर जिसे आप कहते हैं मीजोडर्म। तो वो मीजोडर्म पहले इस तरह की होती है, उसके बाद क्या होता है उस मीजोडर्म के अंदर आपको स्प्लिटिंग नज़र आती है इस तरह से। ठीक है, ये एक लेयर है, ये दूसरी लेयर है मीजोडर्म की। ये बीच में जो स्पेस आपको नज़र आ रही है दिस इज़ नोन एज सीलोम। तो मीजोडर्म की स्प्लिटिंग से बनने वाली जो स्पेस है वो सीलोम कहलाती है। ना सेकंड क्वेश्चन है, दिस इज़ नॉट अ सेक्शुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस। सेक्शुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस वो होते हैं जो कि सेक्शुअल कॉन्टैक्ट से पास होते हैं एक पर्सन से दूसरे पर्सन के अंदर। अब हमारे पास बुक के अंदर 4 डिजीज़ हैं जो कि दी हुई हैं सेक्शुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन के टॉपिक के अंदर, चैप्टर नंबर 4 में, सेकेंड ईयर की बायोलॉजी में। एक है हमारे पास गोनोरिया। ठीक है, गोनोरिया जो है ये सेक्शुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन है। ये नेसेरिया गोनोरिया एक बैक्टीरिया से होता है। उसके बाद एड्स तो सबको पता है सेक्शुअल कॉन्टैक्ट से होता है। सिफिलिस एक और बीमारी है जो कि एक बैक्टीरिया से होती है जिसे ट्रिपोनिमा पैलाइडम का नाम देते हैं। ये भी सेक्शुअली ट्रांसमिटेड होती है। टेटनस जो है ये बैक्टीरियल डिजीज़ है और ये सेक्शुअल कॉन्टैक्ट से ट्रांसफर नहीं होती। यूजुअली टेटनस जो है जब कोई इंजरी हो जाती है, कोई चोट लग जाती है, कोई एक्सीडेंट होता है या फिर कोई नेल वगैरह जो है वो घुस जाता है, तो उसके अंदर चांसेस होते हैं कि ये बैक्टीरिया जो है ये बॉडी के अंदर आ जाए। तो टेटनस जो है इसका जो ट्रांसमिशन है वो सेक्शुअल नहीं होता। दिस इज़ नॉट अ सेक्शुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन। एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स कॉकरोच की क्या कहलाते हैं? तो ये बार बार आएगा क्वेश्चन। इंसेक्ट्स के एक्सक्रीटरी ऑर्गन या कॉकरोच के एक्सक्रीटरी ऑर्गन जो है ये मेल्फीजन, क्योंकि कॉकरोच इंसेक्ट से बिलोंग करता है तो ये मेल्फीजन ट्यूब्यूल्स कहलाते हैं। मेल्फीजन ट्यूब्यूल्स कुछ नहीं है, एक तरह की ट्यूब होती है सिंपल सी, जो कि बॉडी के फ्लूइड में नहा रही होती है। ये बॉडी का फ्लूइड है, इसमें नहा रही है, तो यहाँ से ये फ्लूइड अंदर जाता है और यहाँ पे इसकी फिल्ट्रेशन वगैरह होती है, रीअब्जॉर्प्शन वगैरह होती है, और ये जो है ये फिल्ट्रेट जो है ये पास होकर इधर आता है, यहाँ से जारी होती है इनकी जो गट है
वो जारी होती है। तो जो वेस्ट बॉडी से बाहर जाता है, सॉलिड वेस्ट, उसी के साथ साथ जो है वो इनका ये मटेरियल बाहर चला जाता है। अच्छा, ग्रीन ग्लैंड जो है वो आपकी बुक के अंदर किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर नहीं है। फ्लेम सेल्स जो हैं ये पाए जाते हैं उसके अंदर, प्लेनेरिया के अंदर। प्लेनेरिया जो है जो कि बिलोंग करता है प्लेटीहेल्मिन से, फ्लैटवर्म से। नेफ्रिडिया जो है ये आपको अर्थवर्म के अंदर मिल जाते हैं। ये भी एक तरह की ट्यूब होती है जिसके अंदर वही काम होता है। पहले जो है वो फ्लूइड अंदर आता है, उसके बाद उसमें से रीअब्जॉर्प्शन होती है, कोई चीज़ उसके अंदर डाली जाती है जो वेस्ट होता है। तो ये डिटेल स्ट्रक्चर मैंने जो है चैप्टर नंबर 1 के अंदर एक्सप्लेन किया है। नाउ द गिवन एनिमल एक्सक्रीट्स व्हाट। तो ये हमारे पास एनिमल है, हाथी है। ये बिलोंग करता है कौन सी कैटेगरी से? ये मैमल है, ठीक है, ये मैमल है। तो इसके बारे में पूछा गया है कि ये कौन सा नाइट्रोजनस वेस्ट। देखिए वाटर जो है ये सब एक्सक्रीट करते हैं, ठीक है, तो वाटर जो है ये नाइट्रोजनस वेस्ट नहीं है। बाकी यूरिया है, अमोनिया है और यूरिक एसिड है, ये तीनों नाइट्रोजनस वेस्ट है, नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड है। तो डिफरेंट एनिमल्स जो है वो डिफरेंट चीज़ें एक्सक्रीट करते हैं, ये पूरा लिखा हुआ है चैप्टर नंबर 1 के अंदर। जो फ्रेश वाटर के अंदर रहने वाले हैं, क्योंकि उनके पास पानी ज़्यादा होता है बॉडी से निकालने के लिए, तो वो अमोनिया एक्सक्रीट करते हैं, क्योंकि अमोनिया को बॉडी से निकालने के लिए उसको डिजोल्व करना पड़ता है वाटर के अंदर। तो ये चूँकि टेरेस्ट्रियल है तो ये अमोनिया एक्सक्रीट नहीं करता, तो ये एक्सक्रीट करते हैं यूरिया। मैमल्स जो हैं वो यूरिया एक्सक्रीट करते हैं। तो जो बॉडी के अंदर अमोनिया प्रोड्यूस होता है उसे कन्वर्ट किया जाता है यूरिया के अंदर, और ये काम जो करवाता है वो लिवर करवाता है। एक तरह की साइकिल होती है जिसे हम यूरिया साइकिल कहते हैं या ऑर्निथीन साइकिल का नाम देते हैं, ठीक है। तो मैमल्स जो है हमारे पास इंक्लूडिंग ह्यूमन ये रिलीज करते हैं, एक्सक्रीट करते हैं यूरिया। यूरिक एसिड कौन एक्सक्रीट करते हैं? तो बर्ड्स हैं और इंसेक्ट्स जो हैं ये यूरिक एसिड एक्सक्रीट करते हैं। तो फिलहाल इसका आंसर जो है वो यूरिया है। नाउ दीज आर द सेल्स ऑफ द हार्ड बोन। हार्ड बोन बेसिकली जो बोन होती है उसे कह रहे हैं, अगर सॉफ्ट बोन कहेंगे तो उसका मतलब कार्टिलेज होगा। अच्छा, ये वाले जो सेल्स हैं पोरोसाइट, ये आपने स्पंजिस के अंदर पढ़े थे, तो ये फर्स्ट ईयर के अंदर थे। अमीबोसाइट भी जो है ये एक तरह के सेल्स होते हैं जो स्पंजिस के अंदर पाए जाते हैं, फर्स्ट ईयर के अंदर पढ़ा था, इनसे गैमेट्स बनते हैं। बाकी जो बच गए ये आपके सेकंड ईयर के अंदर है। तो ऑस्टियो का जो वर्ड है वो बोन्स के लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है, और कॉन्ड्रो का जो वर्ड है ये कार्टिलेज के लिए इस्तेमाल होता है। कैसे पता? फर्स्ट ईयर के अंदर आप पढ़ते हैं ऑस्टिक थाइस, वो मछलियाँ जिनका जो स्केलेटन है वो बोन से बना होता है, और कॉन्ड्रिक थाइस वो मछलियाँ कि जिनका स्केलेटन कार्टिलेज से बना होता है। तो हार्ड बोन का मतलब बोन की बात हो रही है तो इसके अंदर जो सेल्स होंगे वो ऑस्टियोसाइट्स होंगे। अगर कार्टिलेज के सेल्स की बात होगी तो उसके अंदर जो सेल्स होंगे वो कॉन्ड्रोसाइट्स होंगे। ना फिजिकल ट्रॉमा, क्वेश्चन नंबर 6 है कि फिजिकल ट्रॉमा इन द वर्टिब्रेट ऑफ ह्यूमन रिजल्ट्स इन। तो भाई सबसे पहला ऑप्शन जो है वो है ऑस्टियोसाइट्स। अब ये ऑस्टियोसाइट्स जो है ना ये किसी कंडीशन का नाम नहीं है, बल्कि अभी हम पीछे देख कर आए हैं, ये तो एक तरह के सेल्स होते हैं, ठीक है, तो ये कोई बीमारी नहीं है, ये कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाकी तीन जो है ना ये कंडीशंस हैं जो कि आपके स्केलेटन से रिलेटेड होती हैं। जो स्पॉन्डाइलोसिस है इसके अंदर ये होता है कि जो दो वर्टिब्रीज हैं उनके दरमियान की जो स्पेस है वो नैरो हो जाती है। यूजुअली एज रिलेटेड होता है, क्योंकि जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है जो इनके दरमियान की जो डिस्क है वो वेयर एंड टेयर उसके अंदर होता रहता है, वो जो है वो घिसती रहती है, समझे, तो वो थिन होती जाती है, जिसकी वजह से ये दो वर्टिब्री एक दूसरे के करीब आ जाती हैं। तो इनके दरमियान जो नर्व्स है वो कंप्रेस होती है, तो उसकी वजह से पेन होता है। तो ये तो एज रिलेटेड है। आर्थराइटिस इन्फ्लेमेशन होती है जॉइंट की, मल्टीपल रीजंस की वजह से हो सकता है। एक तो एज रिलेटेड होता है, दूसरा इन्फेक्शन की वजह से हो सकता है। डिस्क स्लिप के अंदर ये होता है कि दरमियान की जो डिस्क है वो हर्निएट करती है, अपनी जगह से हट जाती है। अच्छा, यूजुअली ये भी एज रिलेटेड होता है, लेकिन समटाइम्स ये ट्रॉमा की वजह से भी हो सकता है। तो फिजिकल ट्रॉमा के अंदर मेनली जो चांस होता है वो डिस्क स्लिप का होता है। वैसे बहुत रेयर है, बहुत कम केसेस के अंदर होता है, बट फिजिकल ट्रॉमा कैन कॉज डिस्क हर्निएशन, यानी डिस्क का बाहर आ जाना जो है ये फिजिकल ट्रॉमा से हो सकता है ना। एंटी कन्वल्सन ड्रग, कन्वल्स कहते हैं झटके लगने को, फिट्स भी वर्ड यूज़ किया जाता है इसके लिए। तो एंटी कन्वल्सन का मतलब वो ड्रग जो वो मेडिकेशन जो कि कन्वल्जन को रोकेगी, यानी झटके पड़ने को रोकेगी। तो झटके पड़ने वाली बीमारी के बारे में पूछना आपसे कि कौन सी बीमारी है जिसके अंदर ये मेडिकेशन देंगे। पार्किंसन डिजीज़ जो है इसके अंदर ये होता है कि आपका ये एजड लोगों के अंदर होती है, 60 अबव लोगों के अंदर होती है, और इसके अंदर होता है ये कि ट्रेमर्स स्टार्ट होते हैं। ट्रेमर्स का मतलब होता है शेकिंग स्टार्ट होती है, पेशेंट के हाथ में स्टार्ट होती है, एक पैर में स्टार्ट होती है, फिर वो दोनों साइड्स को इन्वॉल्व करती है। तो इसके अंदर झटके नहीं लगते। अल्जाइमर्स के अंदर मेमोरी लॉस होता है, ठीक है, इसके अलावा बिहेवियर चेंजेस आते हैं, हेलुसिनेशंस होते हैं, लेकिन झटके नहीं लगते। एडिसन डिजीज़ तो एक हार्मोन रिलेटेड प्रॉब्लम है। इसके अंदर जो आपका एड्रेनल ग्लैंड है वो हार्मोन जो है वो प्रॉपर्ली प्रोड्यूस नहीं कर पा रहा होता। क्यों? क्योंकि एक ये ऑटो इम्यून डिजीज़ है जिसमें एंटीबॉडीज़ बनती हैं जो कि डिस्ट्रॉय करती हैं आपके एड्रेनल ग्लैंड को, जो कि किडनी के ऊपर पाया जाता है, ठीक है। तो इसके अंदर भी कोई झटके लगने की प्रॉब्लम नहीं होती।
एपिलेप्सी वो कंडीशन है कि जिसके अंदर रिकरेंट सीजर्स होते हैं, रिकरेंट टेंडेंसी होती है सीजर्स की, बार बार झटके लगते हैं, तो उस कंडीशन को हम एपिलेप्सी कहते हैं। एक बार झटके लगने को, बहुत सारे लोगों को जब फीवर होता है, हाई ग्रेड फीवर होता है, तब भी झटके लग सकता है। अगर एक बार हुआ और फिर नहीं हुआ तो फिर वो एपिलेप्सी नहीं कहलाता है। एपिलेप्सी कहते हैं रिकरेंट, बार बार झटके लग रहे हैं, तो उस कंडीशन में फिर एंटी कन्वल्सेंट ड्रग्स जो है वो इस्तेमाल की जाते हैं। Now this disease is caused due to the deficiency of insulin. इंसुलिन एक हार्मोन है जिसका फंक्शन ये होता है कि ब्लड के अंदर ग्लूकोज के लेवल को नीचे करवा के नॉर्मल पे रखना और ग्लूकोज को सेल्स में दाखिल करवा देना ताकि वो कन्वर्ट हो जाए, डिफरेंट चीज़ों के अंदर स्टोर हो जाए या फिर डिफरेंट चीज़ों में कन्वर्ट हो जाए। अच्छा, इंसुलिन की जब डेफिशिएंसी हो जाएगी तो ग्लूकोज का लेवल बढ़ा रहेगा, ठीक है, ग्लूकोज का लेवल जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ा रहेगा ब्लड के अंदर। अब यही ब्लड के अंदर जो बहुत ज़्यादा ग्लूकोज है, जब ये फिल्टर होके जाएगा उसके अंदर, यूरिन के अंदर, तो किडनीज जो है ना वो इस ग्लूकोज को एब्जॉर्ब नहीं कर पाएंगी। किडनीज की एक एबिलिटी है कि वो इतना ग्लूकोज एब्जॉर्ब कर सकती हैं। तो ये हाई लेवल ऑफ ग्लूकोज जब ब्लड के अंदर रहेगा तो ये हाई लेवल ऑफ ग्लूकोज यूरिन के अंदर जाएगा। जब किडनी सारा का सारा एब्जॉर्ब नहीं कर पाएंगी तो फिर ये यूरिन के अंदर हमें नज़र आएगा, तो जिसकी वजह से जो यूरिन है उसके अंदर ग्लूकोज मिलेगा। तो जब यूरिन टेस्ट किया, जब पहले ज़माने के अंदर यही टेस्ट था इसका कि यूरिन को टेस्ट किया था तो वो स्वीट था, तो इस कंडीशन को हम कहते हैं डायबिटीज़ मेलाइटिस। तो डायबिटीज़ मेलाइटिस वो कंडीशन है कि जिसके अंदर जो यूरिन है उसके अंदर ग्लूकोज मिल रहा होता है और ब्लड के अंदर भी हाई लेवल ऑफ ग्लूकोज होते हैं। क्यों? क्योंकि इंसुलिन की डेफिशिएंसी होती है। अच्छा, इंसुलिन की डेफिशिएंसी से हाई ब्लड प्रेशर जो है ये डायरेक्टली नहीं होता, अलबत्ता ये है कि जो वेसल्स हैं वो डैमेज होती हैं, क्योंकि ये जो ग्लूकोज, जब बहुत ज़्यादा एक्सेस अमाउंट ऑफ ग्लूकोज होता है ना तो वो जाकर डिपॉजिट होता है आपकी ब्लड वेसल्स के अंदर, तो इट कैन कॉज हाई ब्लड प्रेशर, लेकिन नॉट डायरेक्टली। ये कोई बीमारी नहीं है जो कि इंसुलिन की डेफिशिएंसी से होती है, उसका इफेक्ट होता है। डायबिटीज़ वालों को जो है वो हाइपरटेंशन हो जाती है, बट ये डायरेक्टली उससे रिलेटेड नहीं है। इंसुलिन की डेफिशिएंसी से डायरिया नहीं, इंसुलिन की डेफिशिएंसी से ग्लूकोज ज़्यादा होगा लेकिन उससे डायरिया नहीं होगा आपकी बॉडी में। और एनीमिया जो है ये खून की कमी को कहते हैं, तो वो इंसुलिन की डेफिशिएंसी से नहीं होती। नाउ द यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ नॉइज़ को मेजर करने के लिए जो यूनिट होता है वो डेसिबल होता है। ये फिजिक्स के अंदर भी पढ़ाया जाता है। लीटर जो है ये वॉल्यूम के लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है। मिलीग्राम, ग्राम जो है ये उसके लिए इस्तेमाल होता है मास के लिए, और मीटर जो है ये लेंथ का यूनिट होता है। तो डेसिबल जो है ये उसका नॉइज़ का जो है वो यूनिट है। लेमार्क्स थ्योरी डज नॉट इंक्लूड दिस पॉइंट। लेमार्क की जो थ्योरी है चैप्टर नंबर 10 के अंदर आप पढ़ते हैं लेमार्क की थ्योरी जो कि एवोल्यूशन को एक्सप्लेन करती है। तो लेमार्क की थ्योरी के पॉइंट क्या है? नंबर 1 पहला वो पॉइंट है कि इन्वायरमेंट जो है वो किसी ना किसी इन्वायरमेंट जो है वो ऑर्गेनिज्म को किसी ना किसी कंडीशन के अंदर डालता है। उस कंडीशन में आने के बाद जो है वो जो भी ऑर्गेनिज्म है वो किसी स्ट्रक्चर का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा कर देता है और किसी का इस्तेमाल कम कर देता है। तो जो स्ट्रक्चर इस्तेमाल ज़्यादा होने लगता है वो बेहतर होता जाता है और जो इस्तेमाल कम होता है वो वीक होता जाता है। जनरेशन आफ्टर जनरेशन ये होता है कि जो मुसलसल इस्तेमाल हो रहा है वो स्ट्रॉन्ग होता जाएगा और जो वीक हो रहा है वो गायब हो जाएगा। इसे हम कहते हैं इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर, यानी जो चेंज एक ऑर्गेनिज्म के अंदर आया वो उसने पास ऑन कर दिया अपनी नेक्स्ट जनरेशन के अंदर। तो ये तीनों पॉइंट्स जो हैं ये लेमार्क के हैं। कौन सा पॉइंट नहीं है? वो है नेचुरल सिलेक्शन। नेचुरल सिलेक्शन जो है ये पॉइंट है डार्विन का, तो इन्होंने पूछा है विच वन डज नॉट इंक्लूड, तो नेचुरल सिलेक्शन जो है ये लेमार्क का पॉइंट नहीं है। नाउ दिस डिजीज इज कंट्रोल्ड बाय जीन थेरेपी। जीन थेरेपी के अंदर ये होता है कि जो ख़राब जीन होती है उसके बदले जो है वो हेल्दी जीन जो है वो डाली जाती है। अब ये वही बीमारी ठीक करेगी जो जेनेटिक हो, ठीक है। तो एड्स हमें पता है कि ये वायरस से होती है, ठीक है। तो वायरस से हो रही है तो ये जेनेटिक नहीं है। जेनेटिक का मतलब आपके डीएनए में बचपन से कोई ना कोई मसला हो, ठीक है। तो एड्स जो है ये वायरल डिजीज़ है, ठीक है, ये इन्फेक्शियस डिजीज़ है, ये जेनेटिक नहीं है। डायबिटीज़ जो है ये हमारे पास इसका जेनेटिक फैक्टर होता है लेकिन ये मेनली जेनेटिक नहीं है। ये जेनेटिक भी है और ये इन्वायरमेंटल फैक्टर भी जो है वो इसके अंदर होता है। तो ये मल्टी फैक्टोरियल है, ये मेन जेनेटिक नहीं है, यानी इसका सिर्फ और सिर्फ ताल्लुक जेनेटिक से नहीं होता। एपिलेप्सी जो है ये भी जेनेटिक डिजीज़ नहीं है, इसके मल्टीपल कॉजेज़ होते हैं, इसका ताल्लुक जीन की अबनॉर्मेलिटी नहीं होता। सिस्टिक फाइब्रोसिस अलबत्ता वो बीमारी है जो कि जेनेटिक है। इसके अंदर होता ये है कि एक ट्रांसपोर्टर होता है जिसका काम क्लोराइड आयन की ट्रांसपोर्ट होता है, वो डिफेक्टिव होता है इन लोगों के अंदर। इन बच्चों के अंदर ये क्लोराइड का ट्रांसपोर्टर ख़राब होता है, जिसकी वजह से जो बॉडी की सीक्रेशंस होती हैं, म्यूकस होता है, वो गाढ़ा हो जाता है। जब वो गाढ़ा हो जाता है तो वो आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम से क्लियर नहीं होता। जब वो क्लियर नहीं होता तो उसकी वजह से होता ये है कि बार बार लंग इन्फेक्शन होते हैं। क्यों? क्योंकि उस म्यूकस के अंदर बैक्टीरिया ग्रो करता रहता है और फिर वो लंग्स को डैमेज करता है। तो ये सिस्टिक फाइब्रोसिस एक ऐसी कंडीशन है जिसके अंदर जीन्स का मसला होता है, यानी डीएनए की ख़राबी होती है। तो अगर आप ख़राब डीएनए के
जिसके अंदर भी ख़राब डीएनए, अगर आप उसके अंदर हेल्दी डीएनए डाल दें तो ये नॉर्मल क्लोराइड का ट्रांसपोर्टर बन जाएगा और ये कंडीशन जो है वो ट्रीट की जा सकती है। ये अभी तक अभी एक्सपेरिमेंटल स्टेजेस के अंदर है, जो जीन थेरेपी का प्रोसेस है एक्सपेरिमेंटल स्टेजेस के अंदर है। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास इसके अलावा एक और डिजीज़ है जो कि बुक के अंदर दी हुई है, सीवियर कंबाइंड इम्यूनो डेफिशिएंसी डिजीज़। ये भी एक बीमारी है जिसके अंदर एक जो एंजाइम है उसकी डेफिशिएंसी होती है, उसकी कमी होती है, जिसकी वजह से जो सेल की डिवीज़न है वो मुतासिर होती है। तो बॉडी के इम्यून सिस्टम वाले सेल्स जिन्हें बहुत तेज़ी से मल्टीप्लाई होना होता है वो मुतासिर होते हैं, जिसकी वजह से इम्यूनिटी वीक होती है। ये टॉपिक मैंने अभी तक पढ़ाया नहीं है, चैप्टर 9 के अंदर ही मैं एक्सप्लेन करूँगा। ना द जॉइंट बिटवीन टू कंसेक्यूटिव वर्टिब्रे इन ह्यूमन बीइंग इज, अच्छा अब ये डिफरेंट टाइप्स होती हैं जॉइंट की। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट वो होता है जिसके अंदर एक बॉल होती है जो एक सॉकेट के अंदर घूमती है, ये आपके शोल्डर के अंदर पाया जाता है। और हिप जॉइंट जो होता है ये वो होता है। स्लाइडिंग जॉइंट जो है ये एंकल के अंदर यानी टखने के अंदर और आपके उसके अंदर रिस्ट के अंदर जो है वो पाए जाते हैं, बोन्स एक दूसरे के ऊपर स्लाइड करती हैं। हिंज जॉइंट जो है इसके अंदर टू एंड फ्रो बैक एंड फोर्थ मूवमेंट होती है, ये आपकी एल्बो के अंदर पाया जाता है। ठीक है, ये किसी की एल्बो है, ये एल्बो है किसी की, तो यहाँ पर ये जॉइंट पाया जाता है, तो ये बैक एंड फोर्थ मूवमेंट करवाता है इस तरह से डोर की तरह। ठीक है, तो वर्टिब्री के अंदर जो जॉइंट होते हैं वो ग्लाइडिंग जॉइंट्स होते हैं। ठीक है, जिसके अंदर बोन्स एक दूसरे के करीब आती हैं और दूर जाती हैं, तो ये ग्लाइडिंग जॉइंट्स वर्टिब्री के दरमियान पाए जाते हैं। और प्रोडक्शन ऑफ कॉर्टिसोल कॉजेस, कॉर्टिसोल एक हार्मोन है जो कि आपके एड्रेनल ग्लैंड से आता है। मैंने अभी बताया था किडनी के ऊपर एक ग्लैंड होता है जिसे हम एड्रेनल ग्लैंड कहते हैं या सुप्रारीनल ग्लैंड भी कहलाता है। तो यहाँ से आपके 3 हार्मोन्स आते हैं जो कि इसके आउटर रीजन से आते हैं, जिसे आप कॉर्टेक्स का नाम देते हैं, और 2 हार्मोन्स है जो कि इसके अंदर वाले रीजन से आते हैं जिसे हम मेडुला का नाम देते हैं। तो कॉर्टेक्स से जो 3 हार्मोन्स आते हैं उसमें एक हार्मोन जो है वो कॉर्टिसोल है। कॉर्टिसोल का एक फंक्शन तो ये होता है कि ग्लूकोज के लेवल को बढ़ाता है ब्लड के अंदर, दूसरा फंक्शन ये होता है कि ब्लड प्रेशर को बढ़ाता है। ठीक है, तो कॉर्टिसोल अगर बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहा है तो उस कंडीशन को हम नाम देते हैं कुशिंग सिंड्रोम का। तो कुशिंग सिंड्रोम अगर होगा किसी को तो क्या होगा भाई, बहुत ज़्यादा ग्लूकोज उसके ब्लड में होगा। जब बहुत ज़्यादा ग्लूकोज ब्लड में होगा तो इस कंडीशन को हम डायबिटीज़ भी कहते हैं। तो ज़्यादा कॉर्टिसोल प्रोड्यूस होने की वजह से पेशेंट के अंदर डायबिटीज़ भी हो जाता है, लेकिन ये डायबिटीज़ ठीक हो जाता है जब आप कॉर्टिसोल का लेवल नॉर्मल कर देंगे। सिमिलरली मैंने बताया ब्लड प्रेशर बढ़ाता है, तो जिनके अंदर कॉर्टिसोल बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस होगा उनके अंदर हाइपरटेंशन मिलेगी, यानी हाई ब्लड प्रेशर मिलेगा। और भी बहुत सारे इफेक्ट्स होते हैं जो कि कॉर्टिसोल की एक्सेस प्रोडक्शन की वजह से आते हैं ना। एडिसन डिजीज़ जो है ना ये कॉर्टिसोल की कमी के अंदर होगा। अगर आपके इम्यून सिस्टम के अंदर मसला है तो और वो जाकर अटैक कर दे किसके खिलाफ, एड्रिनल ग्लैंड के खिलाफ, इसे डिस्ट्रॉय कर दे। ठीक है, इसके सेल्स को डिस्ट्रॉय करे तो कॉर्टिसोल कम हो जाएगा। इस कॉर्टिसोल की कम होने की वजह से ग्लूकोज का लेवल भी कम हो जाएगा, ब्लड प्रेशर भी कम हो जाएगा, वीकनेस हो जाएगी। तो ये कंडीशन कहलाती है एडिसन डिजीज़। बाकी एक्रोमेगाली जो है ये आपका जो ग्रोथ हार्मोन है, अगर किसी एडल्ट के अंदर, एडल्ट का मतलब जब उसके अंदर जो ग्रोथ प्लेट्स हैं वो बंद हो जाती हैं, यानी जो हाइट बढ़ना बंद हो जाती है जिसके अंदर भी, उसके बाद अगर किसी के अंदर ग्रोथ हार्मोन बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस होने लगे किसी वजह से, तो अब उसकी हाइट तो नहीं बढ़ सकती, तो उसके जो कुछ बॉडी पार्ट्स होते हैं वो जो है वो स्वेल अप होने लगता है, उनका साइज़ जो है वो बड़ा होने लगता है। जैसे कि रिस्ट है, ठीक है, या फोरहेड है, या टंग है, तो इनकी जो है ना एक्सेस ग्रोथ होने लगती है। ये कंडीशन कहलाती है एक्रोमेगाली। इसके अलावा गोइटर जो है ये आयोडीन की कमी की वजह से होती है। जो हमारा थायराइड ग्लैंड है उसको आयोडीन चाहिए होता है हार्मोन प्रोड्यूस करने के लिए, तो अगर किसी शख्स में आयोडीन की डेफिशिएंसी होगी तो थायराइड ग्लैंड जो है उसका साइज़ बढ़ जाता है। ये कंडीशन कहलाती है गोइटर। नाउ दिस इज़ अ प्रोग्रेसिव डेटीरियोरेशन ऑफ द बॉडी। ये प्रॉपर डेफिनेशन है एजिंग की। एजिंग के अंदर ये होता है कि बॉडी आहिस्ता आहिस्ता जो है वो वेयर एंड टेयर होने लगता है, उसके अंदर वो अपना स्ट्रक्चर लूज़ करने लगती है और फंक्शन लूज़ करने लगती है। तो दिस इज़ द डेफिनेशन ऑफ एजिंग। ग्रोथ जो है वो कहते हैं परमानेंट इंक्रीज़ को। ठीक है, साइज़ के अंदर, हाइट के अंदर या वेट के अंदर जो परमानेंट इंक्रीज़ आता है उसे हम कहते हैं ग्रोथ। डेवलपमेंट वो प्रोसेस होता है कि जिसके अंदर बॉडी के स्ट्रक्चर्स जो हैं वो फॉर्म हो रहे होते हैं। तो जाइगोट से लेकर पैदाइश तक का जो वक्त होता है वो डेवलपमेंट होती है, क्योंकि बॉडी के स्ट्रक्चर्स बन रहे होते हैं। बनने के बाद अब उनका साइज़ इंक्रीज़ होता है, उनका मास इंक्रीज़ होता है, तो वो फेज़ जो है वो ग्रोथ कहलाता है। म्यूटेशन कहते हैं चेंज को, जेनेटिक मटेरियल के अंदर, डीएनए के अंदर चेंज आने को, क्रोमोसोम के अंदर चेंज आने को हम नाम देते हैं म्यूटेशन का। स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस अमंग द मेंबर्स ऑफ सेम स्पीशी। ये डार्विन का पॉइंट है। डार्विन कहता है कि भाई हमारे पास जो ऑर्गेनिज्म का नंबर है वो बहुत ज़्यादा है, और जो हमारे पास रिसोर्सेस हैं, खाने की चीज़ें हैं या रहने की जगह है, वो हमारे पास लिमिटेड है। तो ज़िंदा रहने के लिए एक स्ट्रगल है। अब ये 3 तरह की स्ट्रगल है। एक जो है वो इन्वायरमेंट के साथ है, ठीक है, जैसे कि तूफ़ान आ गया या सैलाब आ गया। एक जो है वो किसी भी स्पीशी के जो मेंबर्स हैं उनकी आपस में, यानी इंसान की इंसान के साथ, बिल्ली की बिल्ली के साथ।
और एक है जो दो डिफरेंट स्पीशी के दरमियान में, यानी इंसान की शेर के साथ है, कुत्ते की बिल्ली के साथ है, किसी भी रिसोर्स के लिए। तो जो दो डिफरेंट स्पीशीज़ के दरमियान में होती है उसे हम कहते हैं इंटर स्पेसिफिक, ठीक है। और जो सेम स्पीशी के मेंबर्स में होती है, जैसे इंसान की इंसान के साथ, तो वो कहलाती है इंट्रा स्पेसिफिक। तो सेम स्पीशी के अंदर जो होती है वो इंट्रा स्पेसिफिक स्ट्रगल होती है। ना नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी कॉज करती है कौन सी कंडीशन? तो नाइट ब्लाइंडनेस जो है, रात के वक्त नज़र ना आना, अंधेरे में नज़र ना आना, तो ये विटामिन ए की डेफिशिएंसी की वजह से होती है। स्कर्वी जो है ये विटामिन सी की डेफिशिएंसी की वजह से होता है, जिसमें ब्लीडिंग होने लगती है गम से। जो बेरी है ये विटामिन बी की डेफिशिएंसी की वजह से होती है। और जो रिकेट्स है विटामिन डी की डेफिशिएंसी की वजह से। बच्चों के अंदर अगर विटामिन डी कम होता है तो उसमें रिकेट्स होता है। रिकेट्स के अंदर ये होता है कि बोन्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा वो होती हैं, सॉफ्ट होती हैं, तो वो मुड़ जाती हैं बच्चों की बोन्स। बड़े के अंदर अगर किसी एडल्ट के अंदर विटामिन डी की कमी होगी तो उनके अंदर ऑस्टियोमलेशिया होता है। ऑस्टियोमलेशिया के अंदर बोन्स मुड़ती नहीं है, क्योंकि अब वो इतनी स्ट्रांग हो चुकी हैं कि वो बो नहीं हो सकती, बोइंग आपको नज़र नहीं आती, यानी मुड़ती नहीं है। तो ऑस्टियोमलेशिया के अंदर बोन्स थिन हो जाती हैं। जब थिन हो जाती हैं तो वो आसानी से फ्रैक्चर हो सकती हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस रिप्रोडक्शन अवॉइड्स जेनेटिक मोनोटनी। जेनेटिक मोनोटनी कहते हैं एक ही तरह के ऑर्गेनिज्म मुसलसल पैदा होते जाएं, उसे हम जेनेटिक मोनोटनी कहते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर ये होता है कि एक ऑर्गेनिज्म है, अगर वो एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस हो रहा है तो जितने भी नए बनेंगे वो सारे के सारे पुराने वाले जैसे ही होंगे, कोई चेंज नहीं होता उनके अंदर। दिस इज कॉल्ड जेनेटिक मोनोटनी। वो जेनेटिकली एक ही जैसे हैं, उन सब का डीएनए एक ही जैसा है। तो वो कौन सी रिप्रोडक्शन है जो कि इसको अवॉइड करती है? तो वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जब की जाती है तो दो ऑर्गेनिज्म मिलते हैं, ठीक है। ये ऑर्गेनिज्म नंबर 1 है एक्स और ये ऑर्गेनिज्म नंबर वाई है। जब ये दोनों मिलते हैं तो कुछ डीएनए यहाँ से आता है, कुछ डीएनए यहाँ से आता है, तो ये जो नया बनता है इसके अंदर कॉम्बिनेशन होता है इन दोनों का, तो ये पुराने वालों से डिफरेंट नज़र आता है। तो ये कहलाती है हमारे पास सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसके नतीजे में आप जेनेटिक मोनोटनी को तोड़ते हैं। ये जो बाकी तीन है, बडिंग, रीजनरेशन और बाइनरी फिजन, ये तीनों मेथड है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के। बाइनरी फिजन के अंदर ये होता है कि ये एक सेल है, ये बीच से टूट जाता है, ठीक है। तो इसके अंदर ये होता है कि दोनों एक जैसे होते हैं। पहले क्या होता है, डीएनए जो है ना वो कॉपी होता है, तो सेम डीएनए इधर भी है, सेम डीएनए इधर भी है, तो दोनों एक जैसे होते हैं। बडिंग के अंदर क्या होता है, एक सेल है, उसमें से एक ग्रोथ निकलती है, वो ग्रोथ आहिस्ता आहिस्ता साइज में बड़ी होती जाती है, फिर इसका कनेक्शन खत्म हो जाता है। रीजनरेशन के अंदर ये होता है कि जो ऑर्गेनिज्म है उसकी बॉडी का कोई लॉस पार्ट जो है वो दोबारा से ग्रो कर लेता है। तो ये तीनों एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की टाइप में, और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर जेनेटिक मोनोटनी होती है। नाउ द लास्ट क्वेश्चन इज द नॉन कोडिंग सीक्वेंस ऑफ द डीएनए इज। अब डीएनए को जब आप देखते हैं, ठीक है, तो इसके अंदर ये डीएनए का एक धागा है, ये डीएनए का दूसरा धागा है। तो डीएनए के अंदर हमें नजर आता है ये कौन सा डीएनए है, ये यूकैरियोट्स का डीएनए है। यूकैरियोट्स यानी बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया के अलावा जितने भी ऑर्गेनिज्म है वो सब यूकैरियोट्स हैं। उनके डीएनए के अंदर आपको नजर आता है कि कुछ एरिया है जो कि काम का है और कुछ एरिया है जो कि बेकार है, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल ये कलर वाला जो डीएनए है ये काम का है, तो ये एरियाज कहलाते हैं एक्सॉन्स, ठीक है, ये एक्सॉन्स है। और इनके दरमियान में बीच बीच में ये जो एरिया आपको नजर आ रहा है खाली, ये इंट्रॉन है, यानी इससे ना हमारी कोई प्रोटीन नहीं बनती, तो ये इंट्रॉन कहलाता है, ठीक है। तो एक्सॉन जो है ये बेसिकली कोडिंग डीएनए है जिससे आपकी प्रोटीन बनेगी, जो प्रोटीन बनाने के लिए चाहिए होता है। और जो इंट्रॉन है वो जंक डीएनए होता है, इससे हमारी प्रोटीन नहीं बनती। अच्छा, अब होता यह है कि जब डीएनए से कॉपी की जाती है इंफॉर्मेशन, यानी आरएनए बनाया जाता है, तो उस आरएनए के अंदर ये दोनों चीज़ें आती हैं, यानी काम का डीएनए भी आता है एक्सॉन और इंट्रॉन भी आता है। उसके बाद क्या किया जाता है, एक स्टेप होता है जिसमें इन इंट्रॉन्स को काट के हटा दिया जाता है, तो सिर्फ और सिर्फ बचता है क्या, एक्सॉन्स। इन दोनों पीसेस को मिला देंगे और जो इंट्रॉन है उसे काट के अलग कर देंगे, और फिर इससे आगे जाकर बनाई जाती है प्रोटीन। बाकी कोडॉन क्या है, कोडॉन बेसिकली कहते हैं 3 न्यूक्लियोटाइड का जो सीक्वेंस होता है जिसे राइबोसोम आइडेंटिफाई करता है और फिर एक अमाइनो एसिड को बुलाता है, वो कहलाता है कोडॉन। न्यूरॉन तो बेसिकली सेल है जिससे आपका नर्वस सिस्टम बना होता है। सो दिस इज इट। ये हमारे पास जो है वो क्वेश्चन पेपर था। ये किसका था, हाँ, ये ज़ूलॉजी का पेपर था 2019 का। इसके क्वेश्चंस हमने कर लिए, बारी बारी हम पिछले और 9 सालों के जो है वो क्वेश्चंस करेंगे, ताकि जो है वो थोड़ा बहुत रिवीजन भी हो जाए और ये है कि एमसीक्यू की प्रैक्टिस भी हो जाए। बाकी ये कि सिंध बोर्ड के बाद मैं बाकी भी बोर्ड्स जो है वो उनके पास पेपर्स निकाल के उनमें से एमसीक्यूज़ करवाऊंगा, ताकि मैक्सिमम प्रैक्टिस जो है वो बोर्ड वालों के लिए हो सके, कि इनकेस अगर 50% एमसीक्यूज़ आते हैं तो आपको कोई परेशानी ना हो।